बच्चों, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं ये कक्षा 8 का जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया है खनिज एवं धातु का, वो आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उससे। और बच्चों, आज हम जानेंगे धातुओं का घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग। ये इससे पहले भी मैं वीडियोस की डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो आपकी किताब में दिया गया है बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, धातुओं का घरेलू उपयोग और औद्योगिक उपयोग क्या होता है। इससे पहले मैं धातुओं के बारे में आपको बता चुका हूँ, धातुएं क्या होती हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। दैनिक जीवन में अनेक उद्देश्यों के लिए धातुओं का उपयोग होता है। वाहनों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों, उपग्रहों, औद्योगिक उपकरणों आदि को बनाने में अत्यधिक मात्रा में धातुएं प्रयुक्त होती हैं। लोहा सबसे अधिक उपयोग में आने वाली धातु है। यह जहां एक ओर पेन, कील आदि छोटी वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, वहीं दूसरी ओर भारी उपकरणों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो देख रहे हैं बच्चों आप, सबसे हमारे चारों तरफ जितने भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं धातुओं से बनी हुई हैं। और जिसमें वाहन सबसे ज़्यादा हम देखते हैं अपने आसपास में, चाहे वो कार हो, रेलगाड़ी हो, हवाई जहाज़ हो। और इसके अलावा बच्चों, आपने सेटेलाइट देखा होगा। सेटेलाइट भी जो होता है वो उसमें भी धातुओं का उपयोग होता है। औद्योगिक उपकरण मतलब हमारे जो उद्योग हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी मशीनें लगाई जाती हैं। वो भी किसकी बनी होती हैं? धातुओं की बनी होती हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली ये है बच्चों की, सबसे ज़्यादा यदि हम किसी धातु का प्रयोग करते हैं तो वो धातु है लोहा। और लोहे की जब से शुरुआत की गई है तो लोहे ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है हमारे जीवन में। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारी मशीनें इससे बनाई गई, जिसकी बदौलत बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यानी कि बहुत सारे उद्योग धंधे शुरुआत हुए, और जिसके कारण आज मनुष्य जो है कहीं ना कहीं विकसित और विकासशील देश जो है, और जो देश विकसित हो पाए हैं आज, वो भी आज कहीं ना कहीं लोहे की बदौलत ही हो पाए हैं। तो कहने का मतलब लोहा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण धातु है। एल्युमिनियम भी एक अन्य अत्यधिक उपयोगी या उपयोग में आने वाली धातु है। इसका उपयोग अधिकांश घरेलू बर्तनों को बनाने में किया जाता है। देखिए आप, एल्युमिनियम के बर्तन आज हमारे घरों में सबसे ज़्यादा चलते हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत मजबूत भी होते हैं, इसलिए इनका उपयोग हम लोग करते हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अतः उनका बर्तन और बॉयलर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत उपकरण यानी विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। आजकल विद्युत केबल बनाने के लिए एल्युमिनियम के तारों का भी उपयोग किया जाता है। देखिए, वो धातुएं जितनी भी होती हैं बच्चों, वो ऊष्मा की सुचालक होने के कारण इनका उपयोग हम बर्तन बनाने में, बॉयलर बनाने में, है ना, बॉयलर जो होता है जिसमें बॉयल होता है वाटर, वो बनाने में। इसके अलावा बहुत सारे कार्यों के लिए करते हैं। लेकिन जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका कॉपर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जिसको तांबा भी बोलते हैं ना। तो कॉपर यानी तांबे का इस्तेमाल हम लोग जो बिजली के उपकरण होते हैं यानी विद्युत उपकरणों को बनाने में करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, चाहे वो घर के अंदर टीवी हो, चाहे वो आपका जो है रेडियो हो ना, चाहे वो टेप रिकॉर्डर हो, चाहे वो आपका डिश टीवी हो, चाहे किसी भी प्रकार का आप ले लीजिए उपकरण, और चाहे वो बिजली सही करने वाले यंत्र हों जो मैकेनिक के पास होते हैं, वो सभी के सभी जो है हमारे कहीं ना कहीं उसमें तांबे का भी इस्तेमाल होता है, लोहे का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसमें कई धातुओं का इस्तेमाल हो जाता है। आजकल विद्युत केबल बनाने के लिए एल्युमिनियम के तारों का भी उपयोग किया जाता है। तो हमारे घरों में जो तार होते हैं उनका उपयोग जो है सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम के तार और कॉपर के तारों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हमारे घर में दोनों तरह के तार होते हैं, ठीक है, तो उनका भी हम लोग प्रयोग करते हैं। सोने और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। देखिए, सोना चांदी का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये भी एक तरह की, ये भी धातु है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध है, मतलब आघात वर्ध का मतलब ये आघात को सहने वाली होती है, यानी इसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, इसके तार बनाए जा सकते हैं। तन्यता का गुण के कारण इस
जो धातुओं की तन्यता का गुण होता है, जिसके कारण इसके लंबे लंबे तार भी बनाए जा सकते हैं। और आघात होने के कारण इसकी चादरें बनाई जा सकती हैं। इसलिए आपने देखा होगा सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं, इसलिए इनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। आपने चांदी की पतली पन्नियों को मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग करते हुए देखा होगा। कहने का मतलब क्या है, जो मिठाइयाँ होती हैं उसके ऊपर जो है चांदी की पतली सी पन्नी लगा दी जाती है, जिससे कि वो सुंदर दिखने लगती हैं। ठीक है, ये भी देखा होगा। खाने की वस्तुएं हैं, दवाइयाँ हैं, चॉकलेट है, एंड सिगरेट की पैकिंग, इन तमाम चीज़ों के अंदर भी कहीं ना कहीं किसकी एल्युमिनियम की पन्नियों का उपयोग किया जा रहा है। और खाना बांधने के लिए जो हम लोग टिफ़िन वगैरह घर में इस्तेमाल करते हैं, और जो टिफ़िन जो हम लोग स्कूल में लेके आते हैं उसमें एल्युमिनियम की फ़ॉइल आती है, एल्युमिनियम की पन्नी आती है, उसके अंदर हम कहीं ना कहीं अपनी पैकिंग करते हैं, उसमें अपनी रोटियों को बांधते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा जो है तरीका है बच्चों। इससे जुड़े हुए जितने एल्युमिनियम फॉइल और ये जितनी भी इसकी फ़ोटोग्राफ्स, इसकी पिक्स यानी एक वीडियो में डाली हैं पीछे, उस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये बिल्कुल और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए धातुओं का संचारण भी आपको मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूँ एक वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल करके, और प्रैक्टिकली पूरा मैंने फ़ोटो डाले हैं, उसमें सब कुछ दिखाया है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी बुक में जो दिया हुआ है उसके माध्यम से मैं भी आपको समझा देता हूँ, यह भी बहुत ज़रूरी है। देखिए धातुओं का संचारण क्या होता है बच्चों, धातुओं में जंग लग जाता है। एक समय के बाद क्या होता है, धातुओं में जंग लग जाता है, जंग पकड़ लेती हैं धातुएँ। इसको क्लोज पाइप हो, रेलिंग हो, यानी लोहे से बना हुआ कोई भी सामान कुछ समय तक वायु में खुला छोड़ देंगे या खुला पड़ा रहे तो उसकी सतह पर लाल और भूरे रंग की परत सी जम जाती है। लाल या भूरे रंग की जो परत जम जाती है, ये परत होती क्या है, यदि हम कोई भी मान लीजिए लोहा है, उसको काफ़ी समय तक कील है या उसको हम ऐसे खुले में छोड़ दें, बारिश का पानी गिरा, उस पर धूप गिरी, उस पर इसके अलावा जो है आपका हवा के संपर्क में वो है, धीरे धीरे उस लोहे के अंदर जंग लग जाती है। वही जो जंग होती है बच्चों, वो किस रंग की होती है, लाल और भूरे रंग की। और धीरे धीरे क्या करती है, वो धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत को क्या कर देता है, इस तरह से ख़राब कर देता है। देखिए तो धातु की एक एक परत को क्या करता है, एक मिनट, धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने से धातु नष्ट होना या संक्षारण कहलाता है। यानी धातु का नष्ट होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। होता क्या, देखिए आपने देखा होगा लोहा है, जैसे लोहे में जंग लग जाती है तो आप उसको देखेंगे उसकी एक एक परत जो है उतरती चली जाती है। उसको आप जब लोहे में आप किसी लोहे को देखिए, कील को देखिए या कोई टीन को देखिए, ठीक है, उसको देखेंगे आप, जब उसमें जंग लगती है तो उसको आप जब अपनी उंगल की सहायता से जब उसको खरोचेंगे तो आप देखेंगे एक के बाद एक परत जो है वो जो है बनती चली जाती हैं और वो निकलती चली जाती हैं। इस प्रकार से धातुएं नष्ट हो जाती हैं, लोहा नष्ट हो जाता है। लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। लोहे पर जो भूरी परत जो होती है उसको वो आयरन ऑक्साइड के बनने के कारण होती है। यानी कि जो लोहे के ऊपर भूरी परत होती है बच्चों, वो उस भूरी परत का नाम है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, यानी जंग का नाम है आयरन ऑक्साइड। यदि हम विज्ञान की भाषा में, रसायन की भाषा में बोलें तो आयरन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, जंग को। इससे धातु धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होकर नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे उसकी धात्विक चमक नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब एल्युमिनियम और आयरन ये दोनों की दोनों जो है ऑक्साइड्स बनाते हैं, और ऑक्साइड्स जो होते हैं धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके, जब ये ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करते हैं तो इनके ऑक्साइड बन जाते हैं, और यही इनके क्या कहलाते हैं, यही जो होते हैं इनकी जंग कहलाती है। एक तरह का कोरोजन कहलाता है कि कोरोजन हो गया इसमें, और धीरे धीरे वो धातु नष्ट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, उसको समझना है हम लोगों को। मेन चीज़ ये है कि किसी भी धातु में जंग लगने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्या चीज़ ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ है वायु।
ठीक। और दूसरी चीज़ है नमी। ये दो चीज़ें थी। और वायु के अंदर जो होती है वो ऑक्सीजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वायु के अंदर यदि वायु में ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं होगी आपकी, क्रोजन नहीं होगा धातुओं में। तो यहाँ पे क्रियाकलाप के माध्यम से ज़रा समझ लेते हैं कि क्रोजन होता क्या है और किस प्रकार से इसको दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्रोजन जो है वो तो मैंने समझा ही दिया आपको, लेकिन जो है क्रियाकलाप के माध्यम से हम ये भी जान पाएंगे कि जो किस प्रकार से जो क्रोजन होता है वो उसके लिए वायु की और दूसरा बच्चों किसकी ज़रूरत होती है? वायु में ऑक्सीजन होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत है। और दूसरा नमी की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम खुले में किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, किसी धातु को, लोहे की कील हो या लोहा हो, तो क्या होगा? उसको नमी भी मिलेगी और उसको ऑक्सीजन भी मिलेगी। तो देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, 3 परखनली ले लेते हैं। एक परखनली तो हमारी हो गई ए, दूसरी बी और तीसरी सी। ठीक है जी, 3 परखनली हमने ले ली। अब इन तीनों परखनली में हमने कीलें डाल दी। देखिए नीचे कीलें पड़ी हुई हैं। देखिए तीनों परखनली में अलग अलग कंडीशन करेंगे। पहली वाली परखनली में क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? एक केमिकल होता है जो कि हवा में से नमी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। यानी जो परखनली में हवा होगी उसके अंदर की नमी को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा? नमी को अवशोषित कर लेगा पूरी तरीके से। तो ऑक्सीजन तो रही, नमी नहीं रही। इसके अलावा कैल्शियम, और यहाँ पर जो दूसरी वाली देख रहे हैं आप, ये वाली, इसके अंदर क्या है? इसमें उबला हुआ पानी डाल दिया और उसके अंदर कील डाल दी और उसको बंद कर दिया। तीसरी में देखिए क्या कर रहे हैं, तीसरी के अंदर जो है साधारण पानी डाला है, उसकी में कील डाल के बंद कर दिया है। अब देखिए जो तीसरी सी है इसमें साधारण पानी है, ठीक। तो इसी में जंग लग गया, ये जंग लग जाती है कीलों में, ठीक है। देखिए यहाँ पर तीसरी वाली है, इसमें जंग लग गया। क्यों लगा? क्योंकि इसमें साधारण सा पानी था, ये पूरे पानी से भरी है और इसके अंदर कीलें पड़ी हैं। और ये जो कीलें हैं क्या हुआ, क्योंकि पानी में पड़ी हैं, इस पानी के अंदर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन तो मिल ही गई और इसके अलावा नमी भी मिल गई इसको। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो इस कील में जंग लग जाएगा। हमने क्या किया, पानी को उबाला, पानी के अंदर की ऑक्सीजन और वायु जो होती है वो सब निकाल दी। निकालने के बाद हमने इसमें कीलें डाल के इसको बंद कर दिया। तो आप देखें इसमें जो है जंग नहीं लगेगी, क्योंकि ऑक्सीजन मिली नहीं। पानी मिलने से क्या होगा, ऑक्सीजन भी तो चाहिए जंग लगने के लिए। ऑक्सीजन यानी कि एयर, यानी कि हवा में ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा ये जो पहली वाली है, इसमें देखो इसमें भी जंग नहीं लगी। इसमें हमने कुछ नहीं किया, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे ऐसा लग रहा है पानी भरा है, पानी नहीं है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। इसको हमने केमिकल इसमें डाल के रख दिया। इसमें पानी तो है नहीं, ठीक है। हवा तो इसमें थी, लेकिन हवा के अंदर भी जो नमी होती है उसको भी ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, उसको भी अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो देखिए इसके अंदर ऑक्सीजन तो है लेकिन नमी बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भी जंग नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब क्या है, जंग जब ही लग सकती है जब दोनों की दोनों चीज़ें हों, यानी ऑक्सीजन भी हो और वायु में नमी भी हो। यदि दोनों में से एक भी चीज़ की कमी हो गई तो धातुओं में जंग नहीं लग सकता, ठीक है। देखिए आगे एक बार पढ़ देते हैं इसको। 3 परखनली लें, प्रत्येक परखनली में 2 या 3 लोहे की कील डाल दें। परखनली में थोड़ा कैल्शियम क्लोराइड डाल दें। कैल्शियम क्लोराइड वायु में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेता है। और दूसरी परखनली में उबला हुआ पानी डालें, जिसमें जो ऑक्सीजन विहीन जल है लें। और तीसरी में साधारण नल का जल लें। तीनों परखनली के मुख को कॉर्क से
कॉर्क क्या होता है, यानी कि वही लकड़ी का ढक्कन जो होता है जो लगा देते हैं ऊपर परखनली के मुख को कॉर्क द्वारा बंद कर दें और 4-5 दिन बाद तीनों परखनली का अवलोकन करें। आप क्या देखते हैं, पहली और दूसरी परखनली की कीलों में जंग नहीं लगता, जबकि तीसरी परखनली की कीलों में जंग लग जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जंग वायु तथा नमी की उपस्थिति में लगता है। ठीक है, तो जंग किसकी उपस्थिति में लगता है, वायु और दो चीज़ें चाहिए ना यहाँ पे, ये तो वायु की और नमी की उपस्थिति में लगता है। ये इससे हमने पता लगा लिया। आगे देखिए, लोहे तथा एल्युमिनियम का संचरण वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति में ऑक्साइड बनने के कारण होता है। देखिए यहाँ पर भी लोहे एल्युमिनियम की बात हो रही है, ऊपर भी वही हो रही थी। तांबे के बर्तन पर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत तथा चांदी के ऊपर काले रंग की सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण इन धातुओं का संचारण होता है। देखिए एल्युमिनियम और लोहे पे ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया होती है तो बन जाते हैं क्या, ऑक्साइड्स। इसी तरह तांबे के ऊपर आपने देखा होगा, उस पर भी तांबे के बर्तन जो होते हैं कुछ समय के बाद उस पर सिल्वर, तांबे के बर्तन पर हरे रंग की जंग सी लग जाती है। और वो हरे रंग की जो जंग होती है बच्चों, वो किसके कारण होती है, देखिए वो होती है कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं उसको। ठीक है, हरे रंग की जो तांबे के बर्तनों के ऊपर जो हरे रंग की परत बन जाती है उसे कॉपर कार्बोनेट की परत बोलते हैं। और चांदी काली पड़ जाती है समय के साथ, तो वो जो चांदी क्यों पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर एक परत बन जाती है जिसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, तो ये जो है हमारी कुछ परतें बन जाती हैं जिसके कारण उनके रंग बदल जाते हैं धातुओं के, और इसी कारण हम कहते हैं कि धातुओं का संचारण होता है, यानी कोरोजन होता है सभी प्रकार की धातुओं का। आगे देखिए, लोहे एवं एल्युमिनियम का संचारण वायुमंडलीय ऑक्सीजन एवं नमी में उपस्थित ऑक्साइड बनने के कारण होता है। तो यहाँ तो देखिए ऑक्साइड बन गए, उसके कारण हो रहा है। इसी तरह तांबे के बर्तन पर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत और चांदी के ऊपर काले रंग की सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण धातुओं का संचारण होता है। यहाँ अलग हो गया। एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, जस्ता के टुकड़ों पर अब देखिए यहाँ पर एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू। यहाँ तो हमने बताया आपको जो ऊपर यहाँ तक गया, इसमें बात हो रही है नमी की और ऑक्सीजन की। नीचे अब आएगा अम्ल के साथ उपक्रिया करके धातुएं क्या करती हैं, यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखिए ये होता है HCl बोलते हैं जिसे। इसकी अपक्रिया जब होगी धातुओं के साथ तो क्या होगा, मतलब इसकी 1-2 बूंद हम यदि उसके ऊपर डाल देते हैं तो आप देखना उसकी जो एल्युमिनियम की यदि कोई बर्तन है उसके ऊपर आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दीजिए तो कुछ समय के बाद उसके अंदर क्या होगा, वो बर्तन यदि बहुत चिकना है तो वो खुरखुरा हो जाएगा, उसमें छेद होने लगेगा हल्का हल्का, है ना, वो ख़राब होने लगेगा। तो ये अब क्रिया कर लेता है। मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको पिछली कक्षा में समझाया है, उसको वीडियो को देखिएगा आप और उस वीडियो को समझ में आएगा। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, जस्ता के टुकड़ों पर कुछ बूंदें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर धातुओं की सतह पर झाग सा उठना ही दिखाई देता है, मतलब झाग उठाई देता है, बुलबुले बनने लगते हैं। अब धातु के टुकड़ों को जल से धोकर उसकी सतह को उसी स्थान पर छूकर देखें जहाँ पर आपने अम्ल की बूंदों को गिराया था, यानी गिराई थी, जहाँ पर आप देखेंगे कि धातु की सतह खुरदरी हो जाती है, यानी कि जो धातुओं की सतह हो जाएंगी खुरदरी हो जाएंगी। यदि आपने उसके ऊपर अम्ल डाल दिया 1-2 बूंद, तो डालने से जहाँ पर डालेंगे वहाँ पर खुरदरी हो जाएगी। वो धातु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे एल्युमिनियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये यहाँ पे रिएक्शन भी दे रखा है आपको। इसी प्रकार से आप एल्युमिनियम की यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया देख रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य धातुओं की भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया होती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और वो सब क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो जैसे सोडियम, जैसे कि आपका मैग्नीशियम, ठीक है,
तो ये सब के सब क्या है, लवण बना रहे हैं यहाँ पे। तो एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, ये एक लवण है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब धातुएं अवक्रिया करती हैं किसके साथ, अम्ल के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और यही हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या होती है, यही हाइड्रोजन गैस बच्चों, जब माचिस की तीली इस हाइड्रोजन गैस के ऊपर जलती हुई तीली लगाते हैं तो इसमें से एक आवाज़ आती है पॉप की, पॉप की आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये वीडियो आप देखिएगा, पिछला वाला मैंने बनाया है, और फिर ये आप पढ़िएगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, इसको समझिएगा, देखिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।